हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि इससे पहली वाली क्लास में मैं आप लोगों को बता चुकी थी कि आप लोगों का सिलेबस क्या था। अगर आप लोगों ने अपना सिलेबस नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ उस वीडियो का, आप सिलेबस देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, आज की आपकी क्लास है और आप लोगों की क्लास में हम आपकी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट है आपकी भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण में सॉरी 2 टॉपिक्स दिए गए हैं। 2 टॉपिक्स में सबसे पहला है मीनिंग एंड डिबेट्स एंड दूसरा है डायमेंशंस। सबसे पहले हम मीनिंग एंड डिबेट्स को पढ़ते हैं और उसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लास में फिर इकोनॉमी, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चर डायमेंशंस को ख़त्म कर लेंगे। अब यहाँ बात आती है सबसे पहले मीनिंग की। मीनिंग के लिए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। वैश्वीकरण, और मैंने स्लैश डाल के भूमंडलीकरण भी आपके लिए लिखा है ताकि आपको पेपर में कन्फ्यूजन ना हो कि मैम ये भूमंडलीकरण आपने पढ़ाया था, वैश्वीकरण पे क्वेश्चन आ गया। वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो बेटर होगा कि आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो। अब आती है, देखो पहले मैं आपको बताती हूँ भूमंडलीकरण होता क्या है। डेफिनेशंस तो बाद में देखेंगे। देखो, भूमंडलीकरण या फिर वैश्वीकरण का सामान्य अल्फाजों में, वर्ड्स में जो मीनिंग देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि व्यक्तियों के विचारों, पूंजी को या फिर व्यवसाय को आदान प्रदान करने में वृद्धि मिलती है। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोब जब वर्ड आ जाता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि पूरी दुनिया की बात हो रही है, ठीक है। बेसिक किसी एक कंट्री की, एक जगह की बात तब होगी जब स्पेशली उसका नाम मेंशन करा जाएगा। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये देखा जाता है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अंदर विश्व के अलग अलग समुदाय और देशों के मध्य आदान प्रदान की प्रक्रिया में बहुत तेज़ी से वृद्धि होती जा रही है। उस चीज़ को हम वैश्वीकरण कहते हैं, ठीक है। कि वैश्वीकरण मतलब पूरे ग्लोब में आदान प्रदान, चीज़ों का आदान प्रदान। चाइना से माल यहाँ आता है, यहाँ से माल जापान जाता है या कहीं और जाता है, वही चीज़, ठीक है। स्टडी के लिए बाहर से यहाँ पर आते हैं, यहाँ से बाहर जाते हैं, वही चीज़। कल्चर के लिए कि जो कल्चर हम वेस्टर्न यहाँ अपना रहे हैं, वेस्टर्न वाले हमारा कल्चर भी कभी कभी अपनाते हैं, साड़ी पहनते हैं, सूट पहनते हैं। वो सारी चीज़ें क्या है, हमारा ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अब ग्लोबलाइजेशन के अंदर कुछ डेफिनेशंस हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। पहले हम ग्लोबलाइजेशन को थोड़ा और समझ लेते हैं। वैश्वीकरण या फिर ग्लोबलाइजेशन या फिर भूमंडलीकरण, तीनों एक ही चीज़ है। वैश्वीकरण वो प्रक्रिया है जिसमें व्यापार, सेवा, टेक्निक्स का पूरे संसार में वृद्धि, विकास और विस्तार किया जा रहा है, ठीक है। वही बात जो मैंने आपको अभी बताई कि ग्लोबलाइजेशन वो हेल्प करता है, वो प्रोसेस है जिसकी मदद से हमारा व्यापार मतलब ट्रेड, हमारे टेक्निक्स मतलब तकनीकें, सभी चीज़ों का आदान प्रदान हो रहा है। अगर टेक्निक देखो, जैसे कि आज के टाइम पे जो टेक्निक्स जापान में बहुत पुराने टाइम से चल रही हैं वो अब जाकर इंडिया में अपनाई गई हैं, वो चीज़ की आदान प्रदान हुआ जापान से। हम ऑनलाइन भी अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, कहीं भी कुछ भी करके उन चीज़ों को मंगा सकते हैं। वो चीज़ें ऑनलाइन हमें अवेलेबल हो जाती हैं, ठीक है। उनको मंगा लिया, सीधा घर बैठे चीज़ें आने लगी हैं। ये सारी चीज़ें कि वैश्वीकरण बढ़ रहा है। मैकडॉनल्ड्स खुल गए हैं बाहर की जगहों पे। अब बाहर की जगहों में अगर आप कहीं घूमने फिरने जाओगे या रहने जाओगे तो वहाँ पर भी इंडिया का खाने के लिए स्पेशल एक अलग से रेस्टोरेंट होता है, ठीक है। पाकिस्तानी खानों का भी होता है। हर कंट्री में हर तरीके के खाने भी मिलने लगे हैं। वो ग्लोबलाइजेशन होता है कि अगर लोग यहाँ रहने आए तो उनको प्रॉब्लम ना हो, उनको हमारा खाना ना खाना पड़े, वो लोग जो खाते हैं, जो पसंद करते हैं वो ही खाएं। हमारा ग्लोबलाइजेशन इस तरीके से भी हो रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ व्यापार और व्यवसायों में पूरे संसार के विश्व बाजार के विस्तार हो गया है। पूंजीवाद आपने पिछले 2 सालों में अच्छे से पढ़ा है, समझा है। पूंजीवाद का भी बहुत बढ़ावा मिला है कि लोगों ने अपना अपना मतलब पूंजी के लिए व्यापार करना शुरू कर दिया है। सब कुछ है तो उसके लिए भी ग्लोब। अब जैसे कि अगर आप व्यापार करोगे, बहुत सारे यहाँ से बैठ के दुबई का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, लंदन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, लेकिन इंडिया में बैठ के करते हैं। वो चीज़ क्या है, हमारी ग्लोबलाइजेशन के अंदर आती है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन पूरे विश्व में किसी वस्तु को फैलाने से संबंधित होता है। अब उस वस्तु में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, हमारे उत्पाद आ सकते हैं, व्यापार आ सकता है, टेक्निक आ सकते हैं, दर्शन है, व्यवसाय है, कारोबार है, कंपनी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। दर्शन को किस बेस पर, कि जैसे हमारा कल्चर है, ठीक है। कल्चर को भी जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे फॉरेनर्स अगर इंडिया में भी आते हैं तो सलवार सूट पहनी हुई होती है वुमेंस, ठीक है। उनको अच्छा लगता है, उनको वो चीज़ पहननी अच्छी लगती है। बाहर की आप निकाल के देखोगे, मैक्सिमम लेडीज़, फॉरेनर्स, वो नहीं जो यहाँ से जाके बसे हैं, फॉरेनर्स साड़ी भी पहनती हैं, कभी कभी फंक्शंस में या किसी और चीज़ में उसको पहनना पसंद करती हैं, ठीक है।
तो वो चीज़ कि वो जो है हमारा वैश्वीकरण करना होता है कि किसी भी चीज़, किसी भी देश की चीज़ को अपनाना होता है। ये देश सीमा या समय सीमा के बिना बाजार में एक सफल आंतरिक संपर्क बनाती है। देश सीमा और समय सीमा, ठीक है। पाकिस्तान हिंदुस्तान की लड़ाई झगड़े हमेशा से रहे हैं, जब से आज़ादी हुई है, ठीक है, आप लोग भी जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया का सामान पाकिस्तान, पाकिस्तान का इंडिया आता है, बातचीत अच्छी रहती है, लड़ाई झगड़े अपने तरफ रहते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट्स का भी आपस में रिलेशन अच्छे खासे रहते हैं। लेकिन उस चीज़ का मतलब ये नहीं है कि आप लोग मतलब कि वो ये समझो कि भाई लड़ाई झगड़े तो क्या ही काम होता होगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ होता है। चाइना बराबर इंडिया पे आक्रमण करना चाहता है, लेकिन चाइना का माल इंडिया में आता है। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर वो आक्रमण करना चाहता है तो उसका सामान लेना बंद कर देंगे। वो सामान भी यहाँ बेचता है और हम भी सामान अपना बेचते हैं। तो वही चीज़ कि देश की सीमा और समय सीमा वैश्वीकरण के अंदर नहीं देखी जाती है, ठीक है स्टूडेंट। अब आगे और थोड़ा बहुत समझते हैं कि वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण जो है, उदाहरण के लिए पूरी दुनिया में मैकडॉनल्ड के होटल जो हैं उनका डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। इंडिया के अंदर मैकडॉनल्ड आपको हर जगह मिलेगा, ओल्ड दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, सीपी में, हर जगह पे जहाँ पे भी आप जाओगे मैकडॉनल्ड आपको मिलेगा ही मिलेगा। वही चीज़ आगे कि मैकडॉनल्ड पाकिस्तान में भी मिलेगा, वेस्ट बंगाल में, श्रीलंका में, और हर जगह आपको मैकडॉनल्ड मिलेगा ही मिलेगा। तो ये क्या हो रहा है, ये ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। जो मैकडी का मेन सेंटर है उसने मैकडी को हर जगह बांट दिया, बिखेर दिया कि तू यहाँ भी रहेगी, तू यहाँ भी, तू यहाँ भी, हर जगह। इनफैक्ट एक ही जगह पर 2-2 3-3 मैकडी भी देखने को मिल जाती हैं। तो मैकडॉनल्ड ने पूरी दुनिया में वैश्वीकरण किया और ये पूरे विश्व में बाजार में अपना प्रभाव जमा रही है, कि मतलब अपने प्रभाव को दिखा रही है कि हाँ मेरा इम्पैक्ट कितना है, कि लोग मेरे अंदर मुझे आते हैं और मुझे मेरे अंदर सामान खरीदते हैं। तो उससे क्या प्रॉफिट किसको हो रहा है, उस कंपनी के मालिक को जो आउट ऑफ इंडिया रहता है, ठीक है। साथ में ये पूरे विश्व के बाज़ारों को बहुत तरीके से प्रभाव दे रही है, क्योंकि ये हर देश में अपने मेन्यू में उस देश के लोगों को प्रभावित करती है। मेन्यू, बच्चे ज़्यादातर मैकडॉनल्ड में पड़े रहते हैं, क्यों भाई, बर्गर खाना है, मैकपफ खाना है और बाकी सारी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें खानी। तो उसका कि उसके साथ अब ये होने लगा है कि बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी मैकडॉनल्ड में बहुत आम हो चुका है, मिलेंगे ही मिलेंगे। किसी को बर्थडे ट्रीट देनी है, किसी और चीज़ की ट्रीट देनी है, सबसे पहले इंसान भागा हो जाएगा मैकडॉनल्ड कि भाई यहीं पर ही आ जाओ, मैं यहीं पार्टी दे दूंगा या दे दूंगी, ये दैट्स इट, ये बात ख़त्म हो गई है, ठीक है। इसे इंटरनेशनल जो हमारी चीज़ है वो देखी जाती है कि एक इंटरनेशनल हमारे जो रिलेशंस हैं वो कितने ज़्यादा अच्छे बेटर हो सके हैं। क्योंकि अगर रिलेशन अच्छा नहीं होता तो मतलब थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। जैसे कि बहुत जगहों पे ऐसा था कि बहुत लड़ाइयाँ हुई, कुछ हुआ तो उस कंट्री का सामान लेना, एक्सेप्ट करना और यूज़ करना बंद कर दिया था। तो वो वाली चीज़ ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़े अपनी तरफ रहते हैं और बाकी चीज़ें अपनी तरफ रहती हैं, ठीक है। ये कहना भी बहुत मुश्किल होगा कि ग्लोबलाइजेशन इंसान के लिए हानिकारक नहीं है। देखो ग्लोबलाइजेशन जब आप आगे अभी बहस पढ़ोगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नज़रिए क्या है। अब हम इसकी डेफिनेशंस देखते हैं। सबसे पहली रोलैंड रॉबर्टसन ने लिखी है, वैश्वीकरण का तात्पर्य विश्व का संगठित होना और विश्व के रूप में चेतना का तीव्र होना होता है, ठीक है। इन्होंने बोला वैश्वीकरण का मतलब है विश्व का संगठित होना। अब अमेरिका की अगर कंपनी ने यहाँ पर मैकडॉनल्ड खोला है, और आपको ये पता है कि जो हमारे जैसे मैकडॉनल्ड है, ठीक है, मैकडॉनल्ड के जो हमारे वो हैं ओनर, वो कौन है, शायद आप लोगों को नहीं पता, चलिए कोई नहीं, नॉलेज के लिए मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ कि रिचर्ड मैकडॉनल्ड और मॉरिस मैकडॉनल्ड, इन दोनों के, ये दोनों ऑनर हैं मैकडॉनल्ड के, जिन्होंने 15 अप्रैल 1955 में सबसे पहले अमेरिका में मैकडॉनल्ड स्टार्ट किया था, ठीक है। 55 की यहाँ बात हो रही है, उसके बाद सब जगह फैलता गया और आज आपको एक जगह पर भी 2-2 मैकडॉनल्ड्स दिख जाएंगे और लोग उन दोनों में ही जाना पसंद करेंगे। वो कंपेयर नहीं करेंगे कि ये मैकडॉनल्ड अच्छा है या वो मैकडॉनल्ड अच्छा है। क्यों? क्योंकि एक तरीके से अट्रैक्टिव उन्होंने बनाया है कि हम लोगों को पता है उसमें जाएंगे उसमें जाए, मेन्यू सेम ही रहेगा। तो इन लोगों ने यही करके, चालाकी करके वैश्वीकरण को बनाया और संगठित होने का एक जो बताया गया है कि भाई ये जो है बिल्कुल संगठित रहती है, ठीक है। कि क्यों? क्योंकि
अमेरिका की जो कंपनी है इंडिया में भी खुली है, पाकिस्तान में भी खुली है, और भी जगह में, रशिया में, चाइना में, जापान में, सब जगह आपको ये सब चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है। उसके साथ डेविड हेल्ट बोलते हैं कि वैश्वीकरण स्थानीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रक्रियाओं का अंतिम चरण है। इसके अंतर्गत मानव संबंधों का संगठन और संचालन विभिन्न क्षेत्रों व महाद्वीपों के स्तर पर होता है। कि मतलब इन्होंने ये वाली बात बोली है कि भाई वैश्वीकरण देश के अंदर कंट्री, कंट्री के अंदर स्टेट, स्टेट के अंदर छोटी छोटी जगह और सिटी वगैरह, उन सभी के अंदर इसका एक सेंटर माना जाता है वैश्वीकरण को। इसके अंदर मानव संबंधों का संगठन और विभिन्न क्षेत्रों और महाद्वीप के स्तर पर होता है। ठीक है। कि जब वैश्वीकरण ही सेंटर बन चुका है, अब आप कंट्री में रहो, स्टेट में रहो, सिटी में रहो, घर में रहो, वैश्वीकरण तो वैश्वीकरण है, वो रहेगा। जैसे कि लोग आज बैठकर घर, अब अपने ही घर बैठ के अमेरिका में या कहीं और काम करते हैं या कुछ करते हैं, ऑनलाइन काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है या कुछ और है, तो वो वैश्वीकरण कहलाता है। कुछ और फिलोसोफर की मैं आपको एक डेफिनेशन और बता देती हूँ। जैसे मार्टिन और एलिजाबेथ किंग कहते हैं कि वैश्वीकरण का तात्पर्य उन सभी प्रक्रियाओं से है, मतलब ग्लोबलाइजेशन का मतलब उन सभी प्रोसेस से है जिसमें विश्व के सभी लोग एक विश्व समाज में समाहित हो जाते हैं। ठीक है। कि विश्व के सारे लोग एक विश्व समाज, ग्लोब का उन्होंने पूरा एक समाज बना दिया, सेंटर बना दिया, क्योंकि वैश्वीकरण ही सेंटर है। तो सेंटर अब वो कहीं भी रहे, वो हर एक की जगह पे सेंटर रहेगा ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये था आपका मीनिंग। अब आप जब इसके नोट्स बनाओ तो अपनी बुक्स ओपन करके बैठना और उसके अंदर से नोट्स बनाना, तो आप लोगों के नोट्स काफ़ी बेटर बनेंगे। अब आती है हमारी डिबेट्स। डिबेट्स का मेन मकसद होता है बहस। ठीक है। अब डिबेट्स की जब बात आ जाती है यहाँ पर, तो सबसे पहले हमारा क्या काम है, बहस की शुरुआत से पहले मुद्दे को देखना कि मुद्दा है क्या हमारा। ठीक है। तो अब मुद्दा क्या बन रहा है, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि वैश्वीकरण ने अपने पैर कब से ज़्यादा जमाने शुरू करे थे। आप लोगों को याद है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ उसके बाद शीत युद्ध की विचारधारा, कोल्ड वॉर की विचारधारा सामने आई थी। ठीक है। उसके अंदर ये चीज़ देखी गई कि जो यूएसएसआर और यूएसए दो गुट में बट गया था, उनकी दोनों की गवर्नमेंट ने देखा कि भाई ये तो अब फालतू की चीज़ें चलती रहेंगी, हम लोगों के पास इतने वेपन्स वगैरह सब कुछ है कि अगर हम लड़ाई करेंगे तो वो भी मारे जाएंगे, हम भी मारे जाएंगे और दुनिया खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो उन्होंने विचारधाराओं पर लड़ाई करनी शुरू करी। अब उसके साथ साथ उनकी गवर्नमेंट ने एक चीज़ और नोट करी कि क्यों ना अपना वैश्वीकरण ढंग से किया जाए, बढ़ाया जाए। तो उन्होंने व्यापार को और बाकी सब चीज़ों को बढ़ाना शुरू करा। ठीक है। उसके साथ साथ कि हमारी जो मुद्रा है, मतलब पैसे हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं, उन सब में भी डेवलपमेंट आने शुरू हुए। और जो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था यूएसएसआर और यूएसए की सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जैसे पता है आपको कि अमेरिका ने जापान पे बम फेंका और कुछ देशों में होम वॉर हो रही थी, ये था वो था, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, तो उनका भी काफ़ी हेल्प रहा वैश्वीकरण के बढ़ने से। ठीक है। अब अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण पे क्या प्रभाव पड़ता है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला है आपकी डिबेट का टॉपिक, अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण पे प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी। देखो अब यहाँ पर बात होगी सबसे पहले हमारे भारत की। देखो भारतीय अर्थव्यवस्था पर ना वैश्वीकरण का बहुत 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 ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, क्योंकि आप लोग जानते हैं इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ। उससे पहले ब्रिटिशर्स की हुकूमत थी, ब्रिटिशर्स रूल करते थे यहाँ पर। और उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स, सब पता है कि इंडिया में रहकर यहाँ से पहले तो माल बेचते थे और वहाँ से पैसा या फिर सोना लेकर आते थे। लेकिन जब उन्होंने प्रॉपर अपनी यहाँ पर हुकूमत कर ली थी तो उसके बाद उन्होंने यहाँ से सामान और वहां से सामान लाना बंद कर दिया। तो उससे क्या हुआ, इंडिया धीरे धीरे और गरीब होता गया और गुलाम बन गया। फिर उसके बाद जब इंडिया ने आज़ादी हासिल करी तो उसके बाद उसके अंदर ग्लोबलाइजेशन के छोटे छोटे कण मिले। और वो चीज़ कैसे कि इंडिया ने, मतलब ये रहा कि जैसे हमारे अंबेडकर थे, जवाहरलाल नेहरू, रामानुजन, महात्मा गांधी, सारे जितने पुराने विचारक हैं सब आउट ऑफ इंडिया अपनी स्टडी कंप्लीट करके आए थे, लंदन से, या फिर स्पेशली तो लंदन से। हर एक ने ज़्यादातर लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ही अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट किया था, चाहे वो पीएचडी हो, एमए हो, बीए हो, कुछ भी हो। तो उस चीज़ को देखते हुए कि स्टडी का सबसे पहले इंडिया में ग्लोबलाइजेशन हुआ, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी। लोगों ने आज़ादी के बाद भी स्टडी करनी शुरू, मतलब कंटिन्यू रखी, और मैक्सिमम टाइम तक वो लोग आउट ऑफ इंडिया स्टडी करते थे। धीरे धीरे यहाँ पर भी सब चीज़ें फैलने लगी। जैसे पंडिता रमाबाई थी, राम मोहन रॉय थे, उन्होंने इंडिया में भी शिक्षा का प्रसार प्रचार को बढ़ाया और ग्लोबलाइजेशन किया। उनकी हेल्प से भी ग्लोबलाइजेशन हुआ, क्योंकि लोगों के दिमाग में स्टडी के बारे में
में आया कि हाँ हम लोग भी पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और थी चीज़ें। ठीक है, दूसरी चीज़ कि महिलाओं के लिए फेमिनिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ा। फेमिनिज्म की जो सबसे पहली लहर थी मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट ने बढ़ाई थी आगे, और 1860 का टाइम था। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे जो हमारा फेमिनिज्म था वो बढ़ता गया और महिलाओं के लिए भी एक आवाज़ उठती गई। बेसिकली हमारी जो पंडिता रमाबाई थी उन्होंने महिलाओं के लिए ही आवाज़ उठाई थी। ठीक है, तो वो इंडियन थी, उन्होंने आउट ऑफ इंडिया स्टडी करी, अपने पैरों पे खड़ी हुई, किसी काबिल बनी और लोगों के हित में बोलना शुरू करा। अब ये तो चीज़ थी कि ग्लोबलाइजेशन बढ़ने लगा, इंडिया के अंदर सारी चीज़ों को देखा जाने लगा, ढंग से समझा जाने लगा और ये देखने लगे कि हाँ ठीक है, अब हम व्यवसाय की जो प्रक्रियाएं हैं, पूरा ट्रेड का प्रोसेस, उसको भी बढ़ाया जा सकता है। फिर धीरे धीरे करके ये सारे डेवलपमेंट्स बढ़ते गए और उसके बाद इसके अंदर अब बात आती है मेन आपके उसकी कि बहस क्या हुई। देखो, जब इंडिया के अंदर ये सब चीज़ें बढ़ रही थी तो ब्रिटिशर्स, अब जाहिर है कि आप अगर कहीं हुकूमत करोगे या आप कहीं के मॉनिटर हो गया और कहीं कोई आकर वहाँ पर अपना राज चलाने लगे तो आप उसकी आलोचना करोगे ही करोगे, उसका एक तरीके से बहस करोगे कि नहीं ये मेरी जगह, ये है वो है, ऐसा करके। तो वही चीज़ होने लगी थी कि ब्रिटिशर्स के दिमाग में आने लगा कि हम लोग तो हर वक्त इन पर गुलाम बना कर रखा, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों ने कैसे अपने आप को इतना अच्छा डेवलप कर लिया। तो उस पर आज तक इस चीज़ की बहस चलती है। क्यों? क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, वो अभी डेवलप कर रही है, वो डेवलप नहीं हुई है, इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव। जो हमारे डिबेट्स के अंदर दूसरा टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर। देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर ना कृषि को 17% माना जाता है, लेकिन 55% लोग जो हैं वो कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। ठीक है, क्यों किसान अपने आप को फांसी लगा के मार लेते हैं? बहुत मुश्किल होता है, खुद को आप अलग से कोई चोट भी लग जाती है तो बहुत दर्द होता है, लेकिन उस पर खुद को ही मार लेना, खुदकुशी कर लेना, वो बहुत बड़ी बात होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि हमारी टेक्निक्स सबसे ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। जो हमारे बाहर के लोग हैं या फिर जो भी चीज़ जो पहले डेवलप हो चुकी है, उन्होंने टेक्निक्स को सबसे आगे बढ़ाया, और जो थोड़ा बहुत काम भी देखा जाता है जो लोग हाथ से करते हैं कुछ था, तो उन्होंने अपने आप को फ़ायदा पहुंचाने के लिए टेक्निक्स का यूज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे कि ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इंडिया से माल ले जाना शुरू करा था, वहाँ से सामान लाते थे, लेकिन उन्होंने फिर सामान लाना बंद कर दिया था और टेक्निक्स के ज़रिए कृषि को, एग्रीकल्चर को अपना बनाना शुरू कर दिया। क्यों आज के टाइम पे भी ये बोला जाता है कि बीमार अगर फ्रूट्स भी बैठ के खाएगा तो भी वो बीमार होगा, क्योंकि वो फ्रूट्स वगैरह केमिकल से बड़े हो रहे हैं, इंजेक्शंस लगा के बड़े हो रहे हैं, ना कि नेचुरली बड़े हो रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ कि काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है एग्रीकल्चर पर भी, कृषि पर भी, कि भाई अब ये सारी चीज़ें जो हैं, अनाज है, बाकी सारी चीज़ें हैं, इंजेक्शन लगा के, केमिकल्स डाल के, बाकी सब चीज़ें करके बढ़ाया जाता है। और इस चीज़ पर बहस चलती है, आज तक बहुत बहस चलती है कि आप ये चीज़ें ऐसी ना करो, ताकि लोगों को ये ज़्यादा चीज़ें मतलब ये रहें कि हाँ अगर एक वक्त पे कोई बीमार है या कुछ और बात है तो उसको एटलीस्ट थोड़ा तो फ़ायदा हो। हर चीज़ के अंदर केमिकल्स, सारी चीज़ों में केमिकल्स ऐसे ही करते रहते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ के अंदर ये भी देखा जाता है कि वैश्वीकरण अमीर और गरीबों के बीच में अंतर को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया था। ठीक है, लेकिन जब एक तरीके से ये आया, निरपेक्ष शब्द आया था, तब गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का जो प्रतिशत था वो और धीरे धीरे कम होता गया। गरीब के अंदर भी बहुत गरीब लोग होते हैं जो पूरे दिन में सिर्फ एक वक्त की ही रोटी खा पाते हैं, वो भी सूखी रोटी, नमक के साथ, प्याज के साथ, किसी भी चीज़ के साथ। तो वही चीज़ें बताई गई, और जो हमारी गरीबी रेखा बहुत नीचे आ गई थी भारत की, वो 1993 और 1994 के टाइम पे आई थी। ठीक है, ये था आपका कृषि का, और जिस पे डिबेट चलती है आज तक, जो मैंने आपको बता दी है। अब मेन जो आपका आता है सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दा, बहस वैश्वीकरण पे कि इनका क्या प्रभाव पड़ा। देखो, सोशल, अगर पहले हम सोशल की बात करें तो वो ये आ जाती है कि भाई आप लोग सोशली समाज के अंदर रहते हो, और हो सकता है कि आप बहुत ओपन माइंडेड हो, आपके घर में हर चीज़ की परमिशन हो, चलो ओपन माइंडेड नहीं, जीन्स पहनने की, टॉप पहनने की, और अपना मतलब बिल्कुल जैसे कि जो वेस्टर्न लुक होता है वो अपनाने की। अगर हम बेसिक इंडिया की बात करें तो इंडिया का ये वेस्टर्न लुक नहीं है, इंडिया का लुक कुछ और है। साड़ी है, सूट है, सलवार है, और साथ में पटियाला सूट जो होते हैं वो है, मतलब बेसिक सूट, सलवार, साड़ी, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों को कि सोशलाइजेशन समाज के अंदर वेस्टर्न लुक ग्लोबलाइजेशन के ज़रिए फैला है। जो ब्रिटिशर्स थे, उनके साथ जो लेडीज़ होती थी, औरतें
होती थी वो अपना ही लुक पहन कर रखती थी, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं एक इसका सबसे बड़ी एग्जांपल, ज़्यादा दूर भी नहीं जाते तो हम अंबेडकर सर की बात करें या फिर और थोड़े पुराने जैसे रामानुजन थे जो हमारे मैथमेटिशियन थे, और पीसी महलनोबिस थे, साइंटिस्ट थे। ये सब क्या थे, कोट पैंट पहनते थे, टाई लगाते थे। इन्होंने बाहर से स्टडी करी थी, और अगर आप कुछ किताबों में इनको अच्छे से डीपली पढ़ो तो ये लिखा हुआ था कि भाई इन लोगों को मजबूरन वहाँ का लुक अपनाना पड़ा, कि वहाँ पर रहकर वो अपना लुक नहीं पहन सकते थे क्योंकि वहाँ पर सर्दी इतनी रहती थी। जैसे रामानुजन हमारी पंडित फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उनका पंडित का आप लुक जानते हैं कैसा होता है, कैसे कपड़े पहनते हैं, तो वो लोग सर्दी में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो उस चीज़ को देखते हुए कोट पैंट टाई और पूरा अच्छे से अपने आप को कवर करना वो सब ज़रूरी था। वैसे ही अंबेडकर सर ने भी लंदन से अपनी स्टडी करी, पीसी महलनोबिस ने भी लंदन से ही अपनी स्टडी करी थी। बेसिक लंदन से ही पुराने टाइम पे स्टडी होती थी, पीएचडी एमए वगैरह सब कुछ। तो उस चीज़ को कि उन्होंने वेस्टर्न लुक अपनाया। उसके बाद अब चलो वो तो खैर आज़ादी से पहले का टाइम था। आज़ादी के बाद का टाइम अगर मैं बोलूँ आपसे तो बहुत 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 सारे जिन्ना थे जिन्होंने पाकिस्तान की मांग करी थी, पाकिस्तान अलग बना था, वो भी कोट पैंट पहनते थे। उसके बाद अगर लेडीज़ के अंदर आया जाए तो पुराने टाइम की तो ऐसी मेरे निगाह में अभी तक कोई भी विचारक नहीं है जिन्होंने ऐसे कपड़े पहने हों कि वेस्टर्न लुक हो। लेकिन अगर आज के टाइम पे देखें तो आज के टाइम पे हर लड़की वेस्टर्न लुक अपनाती है, हर लड़का वेस्टर्न लुक अपनाता है। कोई भी धोती शलवार कुर्ता पहनकर नहीं घूमता, कोई लड़का कॉलेज ऐसे नहीं आता, कोई लड़की शलवार कमीज में आती है लेकिन बहुत लिमिटेड लड़कियां होती हैं। बाकी सब जीन्स टॉप, स्कर्ट, क्रॉप टॉप वगैरह सब कुछ होता है, ठीक है। तो वो जो है हमारा समाज पर ग्लोबलाइजेशन बहुत बढ़ गया है, वेस्टर्न लुक अपना लिया है। वही हमारा जो कल्चर है कुछ थोड़ा बहुत वो बाहर के लोग अपनाते हैं। बाहर के लोग इन द सेंस कि जो यहाँ से बाहर जाकर रहते हैं वो अपना थोड़ी पहनावा छोड़ सकते हैं। उनको देखकर कुछ फॉरेनर्स के अंदर भी एक वो होता है कि हाँ हम लोग भी पहने, तो मैक्सिमम फॉरेनर्स सूट सलवार पहनते हैं, और बाकी वैसे फैमिली गैदरिंग, फ्रेंड्स गैदरिंग में कभी कभी साड़ियों का भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब आती है हमारी समाज के अंदर दूसरी बात कि मैकडॉनल्ड ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। कि मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया, मैकडॉनल्ड का एग्जाम्पल बार बार इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के अंदर मैकडॉनल्ड ने ही सबसे पहले अपने पैर जमाए हैं, ठीक है। मैकडॉनल्ड आज आपको हर जगह पे मिलेगा, और हर जगह पे 2-3 मैकडॉनल्ड भी मिल जाएंगे, और उन 2-3 मैकडॉनल्ड सब में भीड़ मिलेगी, भरा हुआ मिलेगा, कोई खाली नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ने अपना जो फूड है और बाकी सारी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा फैला दिया है। फॉरेनर्स को अगर आप कभी देखो तो वो रोटी चावल नहीं खा पाते हैं, उनको रोटी से एक बाइट बनानी भी नहीं आती है क्योंकि वो लोग खाते ही नहीं है वो। तो उन लोगों को भी दिल करता है कि हाँ हम लोग भी इस चीज़ को टेस्ट करें, खा कर देखें, या और भी चीज़ें। तो क्या कि हमारा खाना वहाँ पर, उनका खाना यहाँ पर, एक तरीके से पूरा ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, सब चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है। अब उसके बाद आती है हमारी संस्कृति का वैश्वीकरण पर प्रभाव, संस्कृति, कल्चर। अब कल्चर में सबसे पहले हमारी क्या बात आती है, कपड़ों की। देखिए कपड़ों की बात आती है तो भाई मैंने आपको ये बता दिया कि कपड़ों पर लोग यहाँ के वहाँ के कपड़े और वहाँ के यहाँ के कपड़े अब पहनते हैं, ठीक है। वैश्वीकरण का इसके अंदर, ठीक है। अब जैसे कि संस्कृति में अगर देखा जाए इस टाइम पे तो इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है। इंडिया में इंग्लिश का कोई काम ही नहीं था पहले, लेकिन आज के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। किसी ऑफिस में इंटरव्यू के लिए जाओगे इंग्लिश है, यूपीएससी का इंटरव्यू दोगे इंग्लिश है, हर चीज़ में बात, किसी से टीचर से बात करोगे, फ्रेंड से बात करोगे, इंग्लिश चाहिए। इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश, वो क्या है, वेस्टर्न वो है, इसलिए इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज इसमें रखा जाता है क्योंकि हमारी सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज ही ऑफिशियल इंग्लिश है, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही वेस्टर्न हो जाओगे। कुछ तो बहुत ही ज़्यादा कि ओ माय गॉड, मतलब ये कर करके कुछ इंग्लिश झाड़ने की, कुछ ना कुछ करके अपने आप को ही दिखाने की कोशिश करते हैं कि हाँ हम भी बाहर के तरीक़ों को जानते हैं, ठीक है। अब ये लोग, ये सब चीज़ें जो हैं हमारी दुनिया में, हमारी जगह पे इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि इंग्लिश का यूज़ करे बगैर अगर हम पूरी महफिल में, पूरी जगह पे बात करते हैं तो हमें अनपढ़, जाहिल, गंवार समझा जाता है। तो वो वाली चीज़ की हमारी संस्कृति पर ये बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, और इस चीज़ पर आज के टाइम पे बहस ये चलती हैं कि भाई हमारा जो कल्चर था वो रहना चाहिए। हम धीरे धीरे बाहर का पूरा कल्चर अपनाते जा रहे हैं। वेस्टर्न लुक, जीन्स टॉप, स्कर्ट, कोट पैंट है और बाकी सब चीज़ें हैं, हम अपने तौर तरीके भूलते जा रहे हैं। पुराने जो तरीके थे वो सब ख़त्म करते जा रहे हैं। तो इस चीज़ पर आज डिबेट्स ये चीज़ लेकर चलती हैं, ठीक है स्टूडेंट। सो आपका जो अर्थ का और ये था डिबेट्स का, ये ख़त्म हो चुका है। इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि भाई उसको हम अपने
किसको, ग्लोबलाइजेशन को दो नज़रिए से देखते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। अगर सकारात्मक है कि हाँ ग्लोबलाइजेशन से हमारी संस्कृति बाहर तक जा रही है और हमें ये प्रॉफिट हो रहा है, वो प्रॉफिट हो रहा है, ये है वो है, तो उसके साथ नकारात्मक प्रभाव भी ये है कि धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन दुनिया को समेटती जा रही है। टेक्निक्स ने हर चीज़ को ख़त्म कर दिया। जो लोग मेहनत करते थे, एक्सरसाइज करते थे, रोटियां हाथों से आटा गूंद रहे हैं, बेल रहे हैं, मसाले पीसे जाते थे हाथों से, सब था, वो सब कुछ मशीनों ने ले लिया और उससे लोगों की हेल्थ भी ख़राब रहने लगी है और लोग अब ज़्यादा उम्र तक नहीं जी पाते हैं क्योंकि उनका अंदर की जो बॉडी पार्ट्स हैं वो काम नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है कोई भी नहीं जी पाएगा। तो ये निष्कर्ष हमारा निकलता है कि बहस कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। किसी भी चीज़ की बहस होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती है, तो बहस का निष्कर्ष नहीं होता। लेकिन इस टॉपिक में आपको निष्कर्ष लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि साथ में मीनिंग भी दिया गया है। तो आप लोगों को मैंने फर्स्ट ईयर से बताया है कि निष्कर्ष कैसे लिखना है। अपने आंसर की हर पेज की 2-2 लाइनें, 4-4 लाइनें उठाकर निष्कर्ष में लिख दो और लास्ट में अपने थोड़े बहुत थॉट्स लिख दो। दैट्स इट, आपका निष्कर्ष कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपकी फर्स्ट यूनिट में जो मीनिंग एंड डिबेट्स हैं वो मैंने फिनिश कर दिए हैं। मीनिंग एंड डिबेट्स के बाद हम नेक्स्ट क्लास में डायमेंशंस में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डायमेंशन पढ़ेंगे। देन उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल डायमेंशन पढ़ के इस यूनिट को ख़त्म कर लेंगे। आई होप आप लोगों को आज की क्लास में कोई भी डाउट नहीं रहा हो। इनकेस कोई भी डाउट हो या सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।